हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइस, आज हम इस वीडियो में रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करेंगे यूपीएससी की काउंसलिंग के लिए। कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। काउंसलिंग का शेड्यूल बहुत लेट आ रहा है और हम लोग भी वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, कब कब काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको आपके हर एक क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर जो आप लोग बार बार कहते हो, सर मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखिए, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा वो कॉलेज जो भी आप बता रहे हो। इसीलिए इसके लिए आपको पर्सनलाइज़ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्प्ले पर शो हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाले हैं। जो आप लोगों का डाउट था वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहने वाला है, सिक्योरिटी अमाउंट क्या रहेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही मेरिट लिस्ट में आएगा। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने हैं और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो नहीं करने हैं, रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको वो भी मैं बताने वाला हूँ। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, फ्री एग्ज़िट किसको करना चाहिए, कैसे करना होगा, उसके बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफ़ंड कैसे होगा, इस पर भी बात करेंगे। इस बार जो रूल होगा वो प्रोसेस होने वाला है, ओटीपी बेस्ड प्रोसेस होने वाला है। तो मतलब बिना ओटीपी के आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। मतलब जो भी मोबाइल नंबर आपने नीट के फॉर्म में फिल किया था, उसी मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी आने वाला है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, स्टेट कोटा का, ऑल इंडिया कोटा का, इस बार कौन कौन से स्टूडेंट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्लासिकल इम्प्रूवमेंट करने वाला है जो एनसीईआरटी की तरफ से। उसमें ये करने वाला है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी में कॉलेज को डिवाइड करेगा। तो ये अभी तक नहीं आया है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, कैसे क्या करने वाला है और कैसे होने वाला है चीज़ें। यहाँ पर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, मैंने एकदम हर एक पेज को रीड करके जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप देख सकते हो। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको कैसे क्या करना है, चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। चलिए अंत तक बने रहना। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, ये जो है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए यूजी आयुष काउंसलिंग का ऑनलाइन का कराने हेतु निर्धारण के संबंध में ये चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसमें उनकी अपनी टेक्निकल संस्थान, टेक्निकल जो रिसर्च सेंटर है, जहाँ से वो कंट्रोल करेंगे ऑनलाइन जो वेबसाइट होगी उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फ़ोटो अपलोड, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार कर काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो आपका लखनऊ में विगत वर्षों की भांति इस बार भी वो नामित किया गया है। यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग के लिए पंजीकृत मेरिट लिस्ट जो है एनआईसी लखनऊ की सहायता से एनआईसी की सहायता से ही तैयार की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनकी अपनी ही कहानी है, उन लोगों ने बताया। आप लोगों के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए, इस बार जो है मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आने वाला है। मतलब जो भी आपने रजिस्टर नीट के फॉर्म में फिल किया था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी और ईमेल के माध्यम से भी ओटीपी डेटा लिंक कैप्चर होगा। तो इस बार जो है स्कैम से आप लोग बच पाएंगे। बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। लास्ट ईयर बिना ओटीपी के ही रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो जा रहा था और उसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड में जिसको भी कॉलेज अलॉट हो गया था, उनको अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होता था तो वो रीशफलिंग कर सकते थे। लेकिन कुछ बच्चों को रीशफलिंग नहीं करना था, लेकिन कुछ काउंसलर, फ्रॉड काउंसलर, जो ज़बरदस्ती रीशफलिंग करा के उसको ऐसे गंदे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। उसके बाद ऐसा रूल था कि अगर कोई भी सेकेंड राउंड में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है और जो भी कॉलेज अलॉट होता है उनको वही कॉलेज लेना पड़ेगा, पुराना कॉलेज उनको छोड़ना ही है। अब उनको फर्स्ट राउंड में अच्छे कॉलेज मिल गए थे, उनको लेना ही नहीं था सेकेंड राउंड में कोई पार्टिसिपेट, उनको अपने कॉलेज में खुश थे। वो एडमिशन लेके एकदम माइंड सेट हो गया था कि हमें वही कॉलेज ले जाना है।
सब कुछ होने के बाद उनको ये मैसेज आता है कि हमारा जो चॉइस फिलिंग है वो चेंज कर दिया गया है। इस कंडीशन में वो लोग बहुत परेशान हुए। ऐसे लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे थे जो इस पिछले साल इस कंडीशन में फंसे हुए थे। इसी तरह से वो किसी भी काउंसलर, फ्रॉड काउंसलर जो इस तरह का स्कैम नहीं कर पाएगा। अभ्यर्थियों के लिए असुविधा शिकायत के लिए जो वेबसाइट में ईमेल आईडी दे रखा है वो ये आपका देख सकते हो, ये ईमेल आईडी। यहाँ पर आप इनके माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो और मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी, टोल फ्री नंबर ही है, दोनों के में कॉल करके आप बता सकते हो। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी काउंसलिंग संचालित किया जा सकता है, मतलब छुट्टी के दिन भी काउंसलिंग करवाया जा सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो आप दे सकते हो यहाँ पर एलिजिबिलिटी, ऐसे जो छात्र नीट यूजी में परीक्षा में अर्ह अर्ह घोषित हुए हो, मतलब एलिजिबल हुआ हो, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। काउंसलिंग हेतु अर्ह माने जाएंगे, मतलब क्वालिफाई माने जाएंगे। जनरल के लिए यहाँ पे 50 परसेंटाइल दे रखा है। नीट यूजी में जो कॉलेज नीट यूजी के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल, अनुसूचित ओबीसी एससी एसटी के लिए 127 यहाँ पर दे रखा है। अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45%, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% और परसेंटाइल आरक्षण जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए, दिव्यांग वाले को लिए 40%। तो ये आपका देख सकते हो। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इसको आप देख लेना, क्योंकि जो भी बच्चा अनक्वालिफाइड है, इस पॉइंट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो अनक्वालिफाइड है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा यदि अर्हता में परिवर्तन किया जाए, अनएलिजिबिलिटी में परिवर्तन किया जाए तो वो भी मान्य होगा। मतलब अगर 5 परसेंटाइल रिड्यूस होता है ना, तो भी ये भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है। 5 परसेंटाइल चेंज करके उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो कट ऑफ डाउन होगा ज़रूर 100%। इस पॉइंट को आप देख सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब उसके बाद राजकीय कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक कॉलेज है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मूल निवास, मतलब यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद हाई स्कूल या इंटर में आपने दोनों कहीं यूपी से किया हो तो उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किसी अन्य किसी अन्य प्रदेश से किया हो ना, तो आपको सामान्य निवास प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा, माने अनिवार्य है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसी ने भी हाई स्कूल या इंटर किया है तो उसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा। ये इम्पॉर्टेंट था। और इसके अलावा निजी क्षेत्र के लिए, जो प्राइवेट कॉलेज के लिए मूल निवास की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेट कोटे की सभी सीटें प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी और न्यूनतम परसेंटाइल अंक अनुमान में होगा। जो सबसे कम क्राइटेरिया है उसी को मान्य किया जाएगा, मतलब जनरल के लिए 162 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए 127। इसके अलावा निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेज के लिए 15%। यहाँ पर अदर स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो अदर स्टेट से है और यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 15% कोटा के लिए वो एलिजिबल है और वहाँ पर वो जस्ट क्वालिफाई। अगर ओबीसी एससी एसटी है तो उनको 127 मार्क्स पे यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा और 15% कोटा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट था। और अनअर्थ इन एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है आयुष काउंसलिंग में, जो भारत सरकार के द्वारा एलिजिबिलिटी नहीं घोषित किया गया हो उनके लिए। उसके बाद राजकीय कॉलेजों में मूल निवास जिसके पास नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जिसके पास भी मूल निवास डोमिसाइल नहीं है वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। इसके अलावा ये ट्रिपल-सी में जिसको भी अनएलिजिबिलिटी घोषित किया गया हो, जिसको ब्लैक लिस्ट में घोषित कर दिया गया हो, उसको भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। शैक्षणिक अर्हता है, मतलब एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 50% मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी एससी एसटी वाले को 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए 40% ओबीसी एससी एसटी के लिए होना ही चाहिए। इसके अलावा बीएचएमएस के लिए अगर बायो ना लेके वो बायोटेक किया हो तो भी एलिजिबल है। मिनिमम एज जो क्राइटेरिया आप देख सकते हो। मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 वर्ष है। मिनिमम आपको 17 वर्ष कंप्लीट करना पड़ेगा और मैक्सिमम नो एज लिमिट। अब हम आरक्षण की बात कर लेते हैं, किसको कितना परसेंट मतलब रिजर्वेशन मिलने वाला है।
अब हम आरक्षण की बात कर लेते हैं। जो वर्टिकल आरक्षण होते हैं ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी में रिजर्वेशन होती है, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में मेजर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 21% रिजर्व होता है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग जो अदर बैकवर्ड क्लास के होते हैं उसके लिए 27% होते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उसके लिए 10% रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए सीट की वृद्धि की अनुमति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा कुछ एडिशनल आरक्षण भी मिलता है, रिजर्वेशन, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इन स्टूडेंट को मिलेगा जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी में आरक्षित के लिए, भूतपूर्व आर्मी में और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए, गर्ल्स के लिए भी, और न्यूनतम बी ग्रेडिंग सहित सिख सर्टिफिकेट के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% और महिलाओं के लिए 20% यहाँ पर रिजर्व है। ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स ना सबको आपको न्यू बना होना चाहिए। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पॉइंट को आप मेंशन करके देखना। यहाँ पर दे रखा है आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो कि जो भी अदर ओबीसी एससी एसटी वाले वर्ग के है ना, उनकी जो प्रमाण पत्र है दिनांक 1/4/2024 मतलब 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर नहीं है तो जल्दी से बना ले। डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी हुआ तो मेरिट लिस्ट से हट जाएगा और आप रिजेक्ट हो जाओगे। फ्री एग्जिट नहीं, एग्जिट हो जाओगे। आपको पार्टिसिपेट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। आप इसके अलावा आप देख सकते हो नीट का फॉर्म में जिसने भी जनरल फॉर्म फिल किया था और वो चाहते हैं कि उसके पास कोई कैटेगरी है और वो इस समय अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस समय कर सकता है। आप यूपीआईएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो अपनी कैटेगरी बदल सकते हो, उसका लाभ ले सकते हो। जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस टाइम पे आपने नीट के फॉर्म में अगर आपने कोई भी जनरल में भर दिया था और अब उसके पास कोई भी कैटेगरी है तो उसका लाभ ले सकता है। ये आप देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टेट कोटा में सिर्फ मूल निवास भारतीय यूपी स्टूडेंट के लिए 85% कोटा के लिए ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है और 15% जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए कोई भी स्टूडेंट जो आरक्षित है वो भी एडमिशन ले सकता है। मतलब ओबीसी एससी एसटी के लिए भी यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स अनुमान्य होंगे, मतलब एलिजिबल होंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अमाउंट दे रखा है। रजिस्ट्रेशन में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये देने होंगे हर बार। अगर राउंड 1 में किसी ने पार्टिसिपेट किया तो 2000, राउंड 2 में किसी ने पार्टिसिपेट किया तो 2000, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया तो 2000। इसी तरह लेकिन अगर किसी ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो भी फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में एकदम न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा उनको 2000 रुपये देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए 1000 रुपये। और जो भी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में किसी भी एक में भी रजिस्ट्रेशन किया तो उनको 1000 रुपये देने होंगे। अदरवाइज जिसने फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन किया तो उसको 2000 रुपये देने होंगे। ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं किया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 रुपये फिर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए 20,000 और 50,000 रुपये देने होंगे। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेजों के लिए भी 50,000 रुपये देने होंगे, जिसमें आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज दोनों सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ये सिर्फ आपको एक ही बार देने होंगे। करते जो भी पैसा रिफंड होगा ना सिक्योरिटी अमाउंट, वो आपके अकाउंट में उसी अकाउंट में रिफंड होगा जिस अकाउंट से आपने करवाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी साइबर कैफे में या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी लेकर जो नीट का काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, टेंथ का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये दोनों न्यू बने होने चाहिए। 1/4/2024 के बाद का बना होना चाहिए। फ़ोटो नीट में जो यूज़ किया था वही होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। इसके अलावा काउंसलिंग का एक टेंटेटिव डेट दे रखा था 6 से लेकर 18 सितंबर। इसी के बीच में आपका इसी के बीच में आपका शेड्यूल रिलीज़ होने वाला है और कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। आप काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए।
ये काउंसलिंग जो है दिसंबर तक चलने वाला है। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड जो है दिसंबर तक चलने वाला है। ओटीपी निर्धारित होगा। सीट अपग्रेडेशन में कोई सीट अपग्रेडेशन करना चाहता है वो सीट अपग्रेड करा सकता है। अच्छा, कोई भी इस कॉलेज छोड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा कि वो 48 घंटे पूर्व ही अपना चॉइस फिलिंग दिनांक से 10 बजे तक प्रारंभ होती है, तो वो अपना सीट ऑनलाइन त्यागपत्र देते हुए वो अपना फीस शुल्क जमा वापस कर सकता है। 1000 रुपये कट जाएंगे, बाकी के अमाउंट उनको वापस कर दिया जाएगा। बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सब देख सकते हो। पूरा हमने हाईलाइट करके सारा चीज़ें दिखा दिया यहाँ पे। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो 9369982118 पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ये हमारा अपना पर्सनल नंबर है, इसमें आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।